आज वही जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री हैं। जयललिता उन 3 देवियों में से एक हैं जो नरेंद्र मोदी के सपनों की राह में खड़ी है, जिसमें ममता और मायावती ने पहले ही मोदी के लिए रेड सिग्नल दे रखा है। मोदी के तमाम इशारों के बावजूद बेशक जयललिता ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं, पर यह भी सच है कि देश में जब मोदी और राहुल फॉर पीएम का शोर है, दक्षिण के दुर्ग की दीवारों पर अम्मा फॉर पीएम के पोस्टर चस्पा है। वैसे तो मोदी से जयललिता की करीबी मानी जाती थी, लेकिन भविष्य की वैकल्पिक राजनीति के ताने बाने में अपने नाम की लॉटरी निकलने की उम्मीद ने जयललिता को भी दावेदारी जताने का मौका दे दिया है। एक दिन पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री सीट में बैठ करके वो चला नहीं पाएगी, क्योंकि उसका कम से कम सुबह 8 बजे उठती है, 3 बजे तक उनको ड्यूटी चाटी करके 4 साढ़े 4 बजे फिनिश्ड। वो अभी चीफ सेक्रेटरी डीजीपी से बात नहीं करती है, सिर्फ इंटरकॉम में बात करती है। क्या राजनीतिक देश में चला पाएगी? ये एक बजट में भी उसको पसीना छूट जाएगी, नहीं आएगी दिल्ली में। नतीजे जो भी हो, मगर तमिलनाडु और पुडुचेरी की 40 सीटों के भरोसे किसी चमत्कार की उम्मीद में जयललिता नतीजे जो भी हो, मगर तमिलनाडु और पुडुचेरी की 40 सीटों के भरोसे किसी चमत्कार की उम्मीद में जयललिता पहली बार दिल्ली के तख्त पर नजर गड़ाए बैठी हैं। पर क्या ये चमत्कार होगा? क्या है जयललिता की शख्सियत? फिल्मों की नंबर 1 हीरोइन कैसे बन गई 7 रेसकोर्स की दावेदार? कैसे वकील बनने की चाहत रखने वाली कोमलावल्ली उर्फ जयललिता को किस्मत ले गई चकाचौंध की दुनिया में और बना दिया सुपरहिट एक्ट्रेस? क्या है जयललिता की रियल लाइफ जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं? ये जानने के लिए हमें उनकी जिंदगी के पन्ने पलटने होंगे। दिल्ली से करीब 2500 किलोमीटर दूर ये मैसूर पैलेस, जहां जयललिता के दादाजी पैलेस सर्जन थे। यहीं 24 फरवरी 1948 को हुआ जयललिता का जन्म। नाम पड़ा कोमलावल्ली। मां ने प्यार से पुकारा अम्मो। अम्मो जब 2 साल की हुई तो पिता का साया सिर से उठ गया, लेकिन पिता को लेकर जयललिता की यादें बेहद कड़वी हैं, जिसे उन्होंने सिमी ग्रेवाल को दिए एक टीवी इंटरव्यू में कबूल भी किया था। पर इनका मम्मी भी वेदा नाम है, वो भी खूबसूरत औरत है। जयललिता ने बड़े होकर के उन्होंने भी डांस सिखाया है, सीखा है, प्लस 4-5 भाषा, साउथ इंडियन का भाषा जितना भी भाषा है जयललिता बोलती है। तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी, जितना भाषा सीखी है उसको इच्छा थी। उनकी मम्मी ने इनको सिनेमा में लेके आया। तेलुगु स्टार शोभन बाबू के साथ भी उनके नाम के चर्चे हुए। साल 1980 में जयललिता की जिंदगी में फिर एमजीआर की वापसी हुई, लेकिन फिल्मों में नहीं, राजनीति में। एमजीआर जब राजनीति में सक्रिय थे उस वक्त वो डीएमके में थे। डीएमके संस्थापक अन्नादुरई की मौत के बाद जब करुणानिधि 1969 में डीएमके के अध्यक्ष बने, उस वक्त भी एमजीआर डीएमके में थे। लेकिन मतभेद के बाद उन्होंने डीएमके से अलग होकर एआईएडीएमके नाम की एक अलग पार्टी बनाई 1972 में, और उसके ठीक 5 साल के बाद वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी बन गए। जयललिता का फिल्मी दौर भी ढलान पर था। एमजीआर उन्हें राजनीति में लाना चाहते थे। जयललिता के लिए फैसला मुश्किल था।
लेकिन 1980 में फिल्मी दुनिया को अलविदा कर तमिल आयंगर ब्राह्मण जयललिता ऐसी पार्टी से जुड़ गईं जिसकी राजनीति ब्राह्मणवादी विचारधारा की मुखालफत की बुनियाद पर खड़ी हुई। सिनेमा खत्म होते एमजीआर भी चीफ मिनिस्टर बन गया। एमजीआर चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जयललिता का डिप्टी चेयरमैन बना दिया जयललिता का एमजीआर ने। 3-4 साल रही, फिर राज्यसभा एमपी भेजा। राजनीति पर ग्रेजुअली लेके आया एमजीआर ने जयललिता। जयललिता को 1983 में राज्यसभा भेजने के एमजीआर के फैसले के पीछे था पार्टी के पुराने नेताओं का विरोध। इसी बीच 5 अक्टूबर 1984 को एमजीआर बीमार पड़ गए। उन्हें इलाज के लिए अमेरिका ले जाया गया। 3 साल बोल नहीं पाया एमजीआर ने। एमजीआर बिना बोल करके सरकार चलाया तमिलनाडु में 3 साल। उस टाइम पर करुणानिधि का खिलाफ आंदोलन किया है जयललिता ने। तमिलनाडु पॉलिटिक्स में एक चीज सीखना पड़ेगा। तमिलनाडु पॉलिटिक्स ये बिंदु है, जयललिता करुणानिधि विरोध में ही तमिलनाडु पॉलिटिक्स है। दोनों इतना लड़ते हैं पूछिए मत। जैसे मुलायम सिंह यादव मायावती का तरह, लालू नीतीश कुमार का तरह। 1984 में तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव आए। अपने गॉडफादर की गैर मौजूदगी में जयललिता ने खूब प्रचार किया। उनकी सभाओं में बड़ी भीड़ जुटती। पार्टी को जीत मिली, लेकिन इसका क्रेडिट जयललिता के खाते में नहीं आया। 1987 में एमजीआर का निधन हो गया। शोकाकुल तमिलनाडु का चप्पा चप्पा रो रहा था। लेकिन जयललिता अकेली थी। 3 दिन तक वो एमजीआर के शव के पास एक कोने में खड़ी रही। इस दौरान की एक तस्वीर ने जयललिता के प्रति पूरे तमिलनाडु में सहानुभूति पैदा कर दी। उन्हें एमजीआर के पार्थिव शरीर को ले जाने के दौरान धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया। कहा जाता है कि एमजीआर की मौत के बाद जयललिता का लिबास भी बदल गया था। एमजीआर का शव निकल रही थी, जो प्रोसेशन जा रहे थे, उस टाइम पर जो एमजीआर को रियल वाइफ थी ना, उनको आदमी लोग इसको धक्का देके नीचे गिरा दिया शव जो प्रोसेशन से। उसी से ये पॉपुलर हो गई है एकदम। उन्होंने ऑर्नामेंट्स पहनने को मना कर दिया है कि कान में कोई जो गोल्डन वाला नहीं, चेन नहीं पहनती थी। एक विधवा को तरह ड्रामा करने लग गया खूब तमिलनाडु में। सो इसीलिए उसको अट्रैक्ट हो गया। पार्टी दो फाड़ हो गई। जयललिता को नापसंद करने वालों ने राजनीति से दूर रहने वाली एमजीआर की पत्नी जानकी को मुख्यमंत्री बनवा दिया। लेकिन विश्वास मत से पहले ही राष्ट्रपति शासन लग गया। 1989 में चुनाव हुए तो पार्टी की हार हुई और विरोधियों को मजबूरी में जयललिता को नेता विपक्ष बनाना पड़ा। तब तक जयललिता पार्टी की कमान संभाल चुकी थी। बजट के दौरान सीएम करुणानिधि ने जब बजट भाषण पढ़ना शुरू किया तो जयललिता ने उन्हें बीच में रोका। उस वक्त हुई बदतमीजी के बाद जयललिता ने खुद को द्रौपदी के तौर पर पेश किया और 1991 के चुनाव में इसे जमकर भुनाया। 1991 के चुनाव हुए तो कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाली जयललिता की पार्टी को बहुमत मिला और वो पहली बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद जयललिता की ताकत एक नई इमेज के साथ उभरी। छोटी सी अम्मो अब राजनीति की अम्मा बन गई। लोग उनके चरणों में लौटते, उनके आगे सिर झुकाते। सत्ता में रहते हुए जयललिता के महंगे शौक सुर्खियां बनने लगे। पहले कम से कम 25 जूता नहीं तो 30 जूता एक दिन में खरीदती है। चेन डालना हो, नहीं तो सपोज ये कलम है ना जी, पेन, उसमें इकट्ठा करके कम से कम उसमें गोल्डन निब में एक कलम का 3 लाख 5 लाख का खरीद करके रखेगी। अच्छा, ये जो नाक पर पहनती है बिंदी, वो कम से कम 150 है उसको अंदर। 1000 2000 साड़ी है उसको पास। एग्जीबिशन की तरह रखा है उधर घर में। सोने चांदी, गहने, सैकड़ों साड़ियां और महंगी बिंदियां अभी विवादों को तूल दे ही रही थीं। तभी जयललिता की खास दोस्त शशिकला के भतीजे की शादी ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, जिसे जयललिता अपना बेटा मानती थी। आरोप लगे कि शान और शौकत के भतीजे की शादी ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, जिसे जयललिता अपना बेटा मानती थी।
आरोप लगे कि शान और शौकत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ने वाली उस शादी पर सरकारी खजाने से खर्च किया गया। हालांकि जयललिता हमेशा इससे इनकार करती रही। तभी 1996 के चुनाव में जयललिता हार गई। करुणानिधि सत्ता में लौटे। जयललिता को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल भेजा गया। जयललिता के राजनीतिक जीवन का सबसे मुश्किल दौर था, लेकिन राजनीति जल्द ही करवट लेने वाली थी और वो वक्त आया 2001 में।